यस। नमस्कार। हेमंत ऋतु की इस कुहासा से भरी हुई सुबह में मैं वैद्य बालेंदु प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते, आयुर्वेद के शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन करने के नाते मैं आपके समक्ष कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ जो कि हमारे आहार से संबंधी है। और आहार औषध आयुर्वेद में विशद से वर्णन किया गया है और फूड इज़ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसको बोला है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ इस समय एक हरी घास लगी हुई है। ये हरी घास नहीं है, ये गेहूँ है। और गेहूँ मधुर रस प्रधान है, गुरु है, स्निग्ध है, शीतवीर्य है, ऐसा आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। तो हेमंत ऋतु कफ का संचय काल है और इस समय में गेहूँ खेत में है, हमारे घर में है, परंतु वो अप्राकृतिक है। प्राकृतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो गेहूँ खेत में लगा हुआ है। और इसकी तैयारी कब हो रही है? ये बैसाख जब आता है, जब होली आती है, तब इसके दाने भुने जाते हैं और उस समय इसको भून के खाने का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो गेहूँ अगर इस ऋतु में खाएंगे हम तो वो कफ कारक होगा, कफ का संचय करने में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए आयुर्वेद के जो निघंटु हैं, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था बताई गई है, उसमें बताया गया है कि जिस ऋतु में, जिस देश में जो फसल पैदा होती है उसको खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आबादी बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है और सब तरह के संसाधन बढ़ रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और वो बीमारी, आज तो कोविड तो है ही, पर उसके अलावा भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और कोविड और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच में कैसे ये परिदृश्य बदल रहा है, ये मैं आज उसकी एक वानगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सीमांत क्षेत्र, जो कि बिलासपुर के बाद यहाँ पर गांव है चकफेरी। और मेरे पीछे जिधर से कैमरा आ रहा है उसके पीछे जो सड़क है, वो दिखाना सड़क उधर, वो जो सड़क है, ये सड़क छोटी सी, ये पतली सी जो पगडंडी है, इधर दिखाओ राइट में, ये पगडंडी है, ये डिवाइड कर रही है उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से। तो ये तराई बेल्ट है, ये उत्तराखंड की तराई बेल्ट में आता है और जिसमें यूपी का थोड़ा सा हिस्सा है। और इस जगह पर इसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसमें पैदा होती है गेहूँ, धान और दाल, मटर, ये सब पैदा होती है। तो ये जो गेहूँ लगा हुआ है, इस गेहूँ को हम जो इसको औषध मान रहे हैं, क्या ये औषध है, क्या ये आहार है या विष है? तो सुनिए, नीचे को, ये गेहूँ जब लगा, ये गेहूँ अपने आप पैदा नहीं हुआ है, इसको लगाने से पहले इस ज़मीन में केमिकल डाले गए हैं जो एक तरह के ग्रोथ हार्मोन है, डाई बोलते हैं, कि अगर वो नहीं डालेंगे तो गेहूँ होगा ही नहीं। तो इसके पैदा होने से पहले ही इसमें रसायन को डाल दिया गया है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, पर ये बड़ा भी अपने आप नहीं हुआ है, इसमें एक बार फर्टिलाइजर्स डल चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कहीं भी आपको घास नहीं दिख रही है। तो घास क्यों नहीं हो रही है भाई? गेहूं के साथ घास तो होती थी। इस समय प्रकृति के हिसाब से पित्त पापड़ा, गुम्मा, ये सब गेहूं के खेत में किसी समय में मिलता था, जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, वो सब कहाँ ख़त्म हो गई? वो ख़त्म नहीं हुई हैं। उनके लिए हार्बिसाइड होता है जो जेनेटिकली गेहूं के अलावा सबको मार देता है। फिर एक विष इसमें डाल दिया गया है। तो पहला विष डाला गया एक ग्रोथ फैक्टर, कि अपने आप ये गेहूँ पैदा नहीं हुआ, ज़बरदस्ती कराया गया। फिर इसमें हर्बिसाइड डाल दिया गया है और इसको बढ़ाने के लिए लगातार केमिकल डाले जाएंगे। अब जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बाली से पहले, तब इसमें फिर एक बार खाद का सम्मिश्रण डाला जाएगा और फिर एक बार इसमें हल्का सा स्प्रे करा जाएगा पेस्टिसाइड का। अब फसल तैयार हो गई है। फसल तैयार हो गई तो अभी भी हम चूके नहीं हैं। अब क्या होगा? उस गेहूं को काटा जाएगा, मशीनों से निकाला जाएगा, भूसा अलग, गेहूं अलग। और उस गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए, कोई उसमें घुन ना लगे, उसको फिर केमिकल के साथ प्रोसेस करके रखा जाता है। और जितना वो पुराना होता है उसके बाद ये गेहूँ गोदामों में जाता है।
और गोदामों से दुकानों में जाता है और दुकानों से फ्लोर मिल में जाता है। तो किसी के पास समय नहीं है कि जो इस गेहूं को थोड़ी सी भी कोशिश करे कि इससे हम केमिकल्स को हटा दें। इस गेहूं को यदि आप 5 बार अलग अलग पानी से धोएंगे तो इसके अंदर जो ऊपर के केमिकल हैं उनका असर 90% तक कम किया जा सकता है, परंतु इसके अंदर जो इनबिल्ट है सेस्मिक केमिकल्स इसके अंदर आ गए, जो जड़ के साथ आ गए, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। कि आप एक तो देश विरुद्ध काल विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत ऋतु में गेहूं खाना निषेध है आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि ये कफ का संचय काल है और कफ कारक चीज़ों को नहीं खाना। इसीलिए कुदरत ने तैयारी की है, कब की, ग्रीष्म ऋतु की तैयारी की है। बसंत के बाद ये जब होली आएगी, बैसाख आएगा, जब हम अपने पर्व मनाएंगे, उस समय हम गेहूं को काट के भून के खाएंगे। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि 12 महीने जहर खा रहे हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो केमिकल हैं, ये सीधे हमारे सबसे बड़े ऑर्गन लिवर पे काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि करीब 40% आबादी जिनको आज लिवर की डिजीज़ है, वो लोग हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। शराब एक कहा गया है कि शराब से जिगर खराब होता है, परंतु इनसे भी खराब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो जैसे जो पॉइजन है वो लगातार हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो मेरा सुबह का ये मॉर्निंग वॉक है, कुदरत के बीच में मैं घूमता हूँ। इधर चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है, पर हेमंत ऋतु कफ का संचय काल है। रजाई बहुत अच्छी लगती है, और लिखा भी है कि अंगारों में रहे, परंतु उसके साथ यदि आपकी आयु बढ़ रही है तो आपको एक लंबी वॉक इस समय करनी चाहिए। तो ये 8 किलोमीटर का सुबह का मेरा ट्रैक था। तो मैंने सोचा कि अपने अनुभवों के आधार पर मैं थोड़ा सा साझा करूं कि हमारे तरफ आज धूप बीमार हो गई है। इससे बचने का एक ही उपाय है, जो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि जितनी लागत इस गेहूं को लगाने में लगती है, उतनी ही उपज होती है। इसीलिए किसान के ऊपर प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह सरकार डीजल 30 रुपये का खरीद के 80 रुपये का बेचती है, सरकार को इसी तरह कुछ किसान भाइयों के साथ भी करना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए कि जितना केमिकल फ्री गेहूँ होगा उतना महंगा होगा, क्योंकि हमारे लिए खाना पेट्रोल से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी किसान भाई, और ऐसी लैब लगाई जाए जहाँ पर हम टेस्ट कर सकें ये खाना केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, तो ठीक है, उसकी लागत ज़्यादा आएगी, उपज कम होगी, परंतु वो लागत बीमार पड़ने के बाद चिकित्सा कराने की लागत से शायद 10% भी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।